नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे हमास ने उड़ा दिए दोस्तों इजराइल के सैनिकों को, आसमान से बरसाए रॉकेट, भीषण आग बनी हुई है। और आखिरकार क्यों दोस्तों ईवीएम पर उठने लगे सवाल। राघव चड्ढा ने खोल दिया मोर्चा, कहा चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं तो चुनाव निष्पक्ष नहीं। कैसे आखिरकार दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश से 80 सीटों का जादुई आंकड़ा लाने का पूरा प्लान अखिलेश यादव का, और क्यों आखिरकार दोस्तों इजराइल के एक एक वार का जवाब दे रहा है जो हिजबुल्लाह से डरा इजराइल। बताएंगे क्या है पूरा मामला, तो तमाम खबरों पर बात होगी। लेकिन अगर उससे पहले आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि दोस्तों सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आपको बताते चले दोस्तों, हमास ने आसमान से बरसाए रॉकेट, भीषण आगजनी के तहत दहक उठा इजराइल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल पर लगातार हमास 100 गुना भारी। हमास ने एक बार फिर से आसमान से राकेट ही राकेट बरसाए, जिसके बाद पूरी तरीके से इजराइल जो है दोस्तों सकपका गया। आपको बता दें, हमास की बढ़ती ताकत देखकर इजराइल परेशान है कि हमास को ये ताकत मिल कहां से रही है। एक बार फिर से चुनाव आयोग पर उठ गया सवाल। मोदी सरकार राज्यसभा में लेकर आ गई बिल। दरअसल दोस्तों राज्यसभा में एक ऐसा बिल लाया गया है जिसमें 3 लोग चुने जाएंगे, वो चूज करेंगे कि चुनाव आयोग के अधिकारी कौन होंगे। अब जाहिर सी बात दोस्तों, उसमें 2 लोग तो सरकार के ही होंगे। इस बिल को लेकर राघव चड्ढा ने जमकर बीजेपी को घेरा। राघव चड्ढा ने कहा कि बिल जो खास करके इलेक्शन कमीशन के लिए जो नया बिल लाया जा रहा है वो देश के लोकतंत्र पर चोट है। उन्होंने एक मुहावरे के जरिए बताया कि जब 2 लोग मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के हैं तो वो बार बार अपनी ही टीम को जिताएंगे, और एक जो है नॉन पर्सन है तो वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा दोस्तों। ऐसे ही चुनाव आयोग के जो अफसर नियुक्त होंगे उसके लिए भी दोस्तों बीजेपी ने 2 आदमी अपने चुन रखे हैं, और एक जो है विपक्ष का होगा। ऐसे में दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब कोई फैसला लिया जाएगा तो चुनाव आयोग निष्पक्ष कैसे हो सकता है। ये बार बार ये सवाल उठा, इस बिल लाने के ऊपर भड़क गई है कांग्रेस। यही नहीं, राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया। आपको बताते चले दोस्तों, मोहन यादव के ऊपर उठ गए सवाल। कांग्रेस बोली वहां रे मोदी वहां, क्या कहने तेरे। आपको बताते चले दोस्तों, मोहन यादव जिसने बाकायदा कृषि जमीन जो पहले से ही रिजर्व थी उसमें से 29 एकड़ निकाल ली थी अपने परिवार की। अब आप समझ लीजिए 29 एकड़ जमीन का घोटाला सामने आया है, जिसमें अभी से ही मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव जो है दोस्तों घिर गए। सीधी सी बात ये है दोस्तों, मोहन यादव जो है वो आरएसएस के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, बीजेपी की यूथ के एबीवीपी के वो भी रह चुके हैं अध्यक्ष। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि आपने कैसे इंसान को मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया जिसका नाम एक बड़े घोटाले में जुड़ा हुआ है। और ये आप समझ लीजिए, ये जो बीजेपी ने कदम उठाया, ये बीजेपी के ऊपर 16 आने बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने ये जो कदम उठाया है, खास कर ये कदम इसलिए भी उसके ऊपर भारी पड़ेगा क्योंकि मोहन यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। आपको बताते चले, हमास इजराइल की जंग में दोस्तों आ गया नया मोड़। हिजबुल्लाह से परेशान हो गया है इजराइल बोला लेबनान जल्दी ले ले फैसला वरना कर दूंगा अटैक। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल लगातार अब लेबनान को ढरका रहा है। वो कह रहा है कि अगर हिजबुल्लाह को नहीं रोका गया तो हम अटैक कर देंगे। आपको बताते चले, हिजबुल्लाह मानने को तैयार नहीं है, वो कहीं ना कहीं 100 गुना भारी पड़ रहा है दोस्तों। हिजबुल्लाह के अटैकों से इजराइल दहल उठा है। यही कारण है जो फिर से एक बार इजराइल ने कहीं ना कहीं चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हिजबुल्लाह जो है मान जाए वरना हम लेबनान पर हमला कर देंगे। आपको बता दें, दरअसल लेबनान की सरहद से ही हिजबुल्लाह एक के बाद एक बड़े अटैक कर रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं इजराइल पूरा दहल उठा है। और हमास एक तरीके से हिजबुल्लाह का साथ है, क्योंकि जाहिर सी बात है हिजबुल्लाह हमास का ही साथ दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भरे संसद में अमित शाह को ललकार दिया। अधीर रंजन चौधरी ने उधेड़ी बखिया। दरअसल दोस्तों अमित शाह देखते रहेगा, अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह के मुंह पर कहा सुन लीजिए अमित शाह से अधीर रंजन चौधरी ने कहा सुन लीजिए अमित शाह, आप हमेशा कहते रहते हैं कि पाक को हम भारत में लेकर आएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि पाक की ज़मीन पर पाकिस्तान और चीन ये दोनों ही 3000 किलोमीटर का लंबा रास्ता बनाते चले जा रहे हैं। लेकिन आपकी बड़ी बड़ी बातें सिर्फ दिखाई नहीं देती, बल्कि जो आप कहते हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा चलिए एक पल को मान लेते हैं, आप कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मान लेते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो आप तो बलवान है, पहलवान है, आप तो करके बताइए। सिर्फ आप बोलते रहते हैं संसद में, लेकिन आपसे कुछ होता नहीं है। अमित शाह दोस्तों मुंह ताकते रहेगा, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का ये बयान कहीं ना कहीं तीखा था और इससे अमित शाह को एक बड़ा झटका भी लगा।
आपको बताते चलूँ दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग में आ सकता है नया मोड़, अमेरिका हुआ परेशान, अर्थव्यवस्था हो रही है चौपट। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अब अमेरिका और इजराइल के हमास और इजराइल के युद्ध के बीच में दोस्तों अमेरिका को चिंता होने लगी। आपको बताते चले धीरे धीरे कर कर कई देशों की इकोनॉमी डोलने लगी है, जिसको लेकर अमेरिका ने कहा है कि फिलहाल इस मुद्दे पर जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। गजा में लोगों की जो मौतें हो रही हैं इसको रोका जाए। आपको बताते चले गजा में दोस्तों लोगों की मौतें होती चली जा रही हैं और इन लोगों को सिर्फ ज़मीन पाने की पड़ी है। कोई इधर कब्जा करना चाहता है, कोई उधर। लेकिन इजराइल की मंशा जानते हुए भी दोस्तों अमेरिका ने उसकी मदद की थी। तो अब कम से कम अमेरिका दोहरा चरित्र ना अपनाए, क्योंकि जाहिर सी बात है 2x1 है, ये एक ही फादर के दो सन है। किसी ने सही कहा था, ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मेरे कमेंट में जो अब मैं आप लोग से पूछता हूँ सवाल, उसमें कोई ये कमेंट लिख कर गया था, मैं उनका नाम भूल गया हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था ये कि ये एक ही फादर के दो सन हैं। और वाकई में दोस्तों ये एक ही फादर के दो सन हैं, क्योंकि दोनों एक जैसी हरकत कर रहा है। अमेरिका जो है वो इजराइल का चहीता है और इजराइल पूरे मज़े ले रहा है अमेरिका के। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फिलहाल पूरी तरीके से डेमोक्रेसी हो रही है बर्बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं इसकी चिंता, फट पड़े राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहली बात तो ये कि गृह मंत्री अमित शाह को हिस्ट्री नहीं पता। उन्होंने कहा कि मैं मान ही नहीं सकता कि गृह मंत्री अमित शाह को हिस्ट्री पता है, क्योंकि वो आए दिन हिस्ट्री में छेड़छाड़ करने की बात करते हैं, फिर से हिस्ट्री को लिखना चाहते हैं वो। यानी कि दोस्तों फिर से वो कहते रहते हैं ना अमित शाह कि अरे बहुत सारी चीज़ें इतिहास में छूट गई हैं, मैं उन्हें होता तो फिर से इतिहास लिखता। अब आप बताइए, जो इतिहास था वो तो एक बार लिख गया, जो लोग लिख के गए थे वो दोस्तों पता नहीं किस दुनिया में है। बहुत सारे जानकार लोग थे जिन्होंने देश का इतिहास लिखा दोस्तों, जब वो लोग हुआ करते थे उस ज़माने में उन लोगों ने लिखा होगा। लेकिन अमित शाह को तो कुछ उसके बारे में पता ही नहीं है, उसके बाद भी कहते रहते हैं कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सीधा सवाल पूछा, देश में 90 मंत्री हैं आपके, 90 मंत्रियों में से कितने ओबीसी हैं? सिर्फ 3 ओबीसी हैं, उनके भी ऑफिस इधर उधर कोनों में है। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा कि मेरा मुद्दा आज भी वही है, जातीय जनगणना होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि किसका कितना जो है यहाँ पर प्रभाव है। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है ये मुद्दा राहुल गांधी का चला था, भले ही गोदी मीडिया कहती रहे कि ओबीसी का मुद्दा नहीं चला, जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि ओबीसी का मुद्दा चला, क्योंकि आदिवासी और दलित कांग्रेस के साथ हैं। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल शिवराज सिंह चौहान के बगावती आंसू, क्या शिवराज सिंह चौहान आगे चलकर करेंगे बगावत? दरअसल दोस्तों भले ही कोई कितना कह दे कि मैं तो पार्टी से खुश हूँ, दुखी नहीं हूँ, उन्होंने मुझे 15 साल दिए, लेकिन कल शिवराज सिंह चौहान से जिस तरीके से औरतें लेडी से मिलने आई और उन्होंने कहा कि भैया हम तो बहुत दुखी हैं, आपको हटा दिया हमने तो आपको वोट दिया था, उसके चलते दोस्तों शिवराज सिंह चौहान भावुक हो गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दी कि शिवराज सिंह चौहान ने दोस्तों कहा कि मैं दिल्ली जाने से बेहतर मरना पसंद करूँगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों कि सामने वाला पूरी तरीके से बगावत कर चुका है। शिवराज सिंह चौहान भले ही ये कहते रहे कि पार्टी ने मुझे 15 साल वो बनाया मुख्यमंत्री, मैं पार्टी से नाराज़ कैसे हो सकता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी को वोट मिले वो शिवराज सिंह चौहान की वजह से मिले। और एक सच्चाई ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान कितना ही झूठ बोल लें, सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि वो पार्टी से नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनसे सीएम पद छीन कर एक ऐसे इंसान को दिया गया है जिसके ऊपर पहले से ही बड़े घोटालों के आरोप हैं। आपको बता चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग में अब हूती विद्रोहियों ने लाल सागर युद्ध का छेड़ दिया युद्ध, हूतियों ने कर दिया पहला अटैक। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, यमन के हूती विद्रोहियों ने खुली चेतावनी दी है, उन्होंने कहा कि अब ये जंग हो चुकी है। आपको बताते चले हूती विद्रोहियों ने दोस्तों कई शिपों को उड़ा डाला। हूती विद्रोहियों के सवार के बाद पूरी तरीके से बौखला गया है जो है यहाँ पर दोस्तों अमेरिका। बताया जा रहा है फिलहाल यमन के हूती विद्रोहियों के सवार से अमेरिका नाराज़ चल रहा है। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, अमेरिका को ये समझना होगा कि हूती विद्रोहियों का ये एक जो वार है दोस्तों, ये उनके लिए सबसे बड़ा घातक वो रहा ज़ख़म, क्योंकि हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में युद्ध छेड़ा और अब ये चीज़ें दोस्तों आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले 24 में पता चल जाएगा किसकी सरकार आ रही है। इस बार इंडिया गठबंधन खास करके पीडीए उत्तर प्रदेश में पूरी 80 सीटें जीत कर लाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, इस बार अखिलेश यादव का
मेगा प्लान है। इस बार वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से मजबूत कर रहे हैं अपने आप को। अखिलेश यादव चाहते हैं कि लोकसभा में उनको फुल सपोर्ट मिले और ये कोशिशें करीब कर भी जा रही हैं। आपको बताते चलें, अखिलेश यादव ने एक तरीके से 80 सीटों का आकलन बिठाया, लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी, अखिलेश भी लड़ेगी, लेकिन सीट शेयरिंग के ऊपर कितनी बात बनती है, कहाँ कौन चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा, ये देखना होगा। लेकिन आपको बताते चले, कांग्रेस क्योंकि इस कुंबे की सबसे बड़ी पार्टी है, वो इन सब का जन आधार कर रही है, खास करके इन सबको समेट के रख रही है। लेकिन एक चीज़ तो तय है, इंडिया गठबंधन की बैठक में दोस्तों एक एजेंडा अब की बार तय हो जाएगा कि आगे चलकर कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह कि अब 2024 के चुनाव में ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है, लगभग 4 से 5 महीने मानकर चलिए। इस दौरान जो है लोकसभा के इलेक्शन हो जाएंगे और प्रचार शुरू भी हो जाएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन से पहले विपक्ष की पूरी तैयारियां भी हमें दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें चले, हिजबुल्लाह के अटैकों से दोस्तों डर रहा है इसराइल ने लगाई है गुहार अमेरिका से कि अमेरिका करे उसकी मदद। आपको बताते चले दोस्तों, लगातार हिजबुल्लाह के हो रहे हमलों से बुरी तरीके से डर गया है इसराइल। कल भी आपको बताते चले, हिजबुल्लाह ने कई आर्मी बेसों को उड़ा डाला है। हिजबुल्लाह ने जो है एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक किए, जिसमें कई नौजवान भी शहीद हो गए। बताया जा रहा है वहाँ के इसराइल के जवान। साफ दिखाई दे रहा है कि हिजबुल्लाह ने जो कहा था वो कर रहा है। उसने कहा था कि अगर फ़िलिस्तीनियों को मारा गया तो मैं भी रुकने वाले नहीं हैं, हम भी अटैक करेंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये बदला ही है जो ले रहा है यहाँ पर हिजबुल्लाह के इस अटैक को लेकर काफ़ी चर्चाएं भी हो रही हैं। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि दोस्तों हिंसा किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। हिजबुल्लाह हो, हमास हो या फिर दोस्तों इसराइल हो जिसने ये लड़ाई शुरू की है, क्योंकि मेन कारण तो इसराइल ही है। इसराइल ने ही लोगों की ज़मीन हड़पना 56 साल से शुरू किया था और अब तक उसने ये ख़त्म नहीं किया। तो कम से कम दोस्तों अब इस युद्ध को रुकना चाहिए, आपस में बात कर सुलह करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है युद्ध रुकने से दोनों ही देशों का फ़ायदा है, चाहे वो इसराइल हो या हमास हो, क्योंकि लड़ाई तो दोस्तों देखिए चलती रहेगी ऐसे तो फिर, और लड़ाई में नुकसान ही होना, देश में इस तरीके की महंगाई, गरीबी, इन सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों ये चीज़ कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगी। और अब ये देखना भी होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या चर्चाएं होती हैं, क्या बात होती है। क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल सरकार की नीतियों से कहीं ना कहीं कई लोग परेशान भी हैं, और यही कारण है दोस्तों जो इस वक्त काफ़ी कुछ हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। तो कम से कम इन चीज़ों पर जो है काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल दोस्तों ये चीज़ तो तय हो चुकी है कि हमास और इजराइल की जंग अब बहुत आगे जा चुकी है और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए ऐसा क्या किया है, आपको बताते चले। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से भड़कते हुए नजर आए संजय रावत बोले जो सच्चाई है मैंने सामना में वही लिखी है। दरअसल संजय रावत के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कहा गया कि उन्होंने अपनी सामना पत्रिका में प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं और कुछ समुदाय को लड़ाने की आपस में कोशिश भी की है। लेकिन दोस्तों आपको बताते चले, संजय रावत ने कहा कि ये बीजेपी का काम ही है, कोई अगर उसके बारे में सच लिखता है बोलता है तो बीजेपी उसके ऊपर कार्रवाइयाँ करती है। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि मोदी सरकार के बारे में जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों को लेकर संजय रावत ने अपना बयान दिया और उन्होंने साफ कहा कि मैंने किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं लिखा जिससे कि उसको बुरा लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है तो उन्होंने कहा कि इससे वो डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी का तो काम ही है विपक्ष को डराना और विपक्ष की भावनाओं से खेलना। यानी कि दोस्तों आने वाले समय में एक बार फिर से सरकार और विपक्ष आमने सामने खड़ा होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल महुआ मोहितरा की सांसदी जाने के बाद बीजेपी से काफ़ी खफा चल रही हैं ममता बनर्जी ने बीजेपी को ले लिया लपेटे में। आपको बताते चले, ममता बनर्जी का कहना है पहले ईडी सीबीआई और अब संसद, बार बार बीजेपी जो है वो हमारे खास करके विपक्ष के नेताओं को बाहर निकालने का काम करती है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी डरती है विपक्ष से, क्योंकि विपक्ष ही एक ऐसा है जो बीजेपी की पोल पट्टी खोल देता है। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि ममता बनर्जी बार बार इस मुद्दे को उठा रही हैं कि बीजेपी जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है और उनके ज़रिए दोस्तों आप समझिए आगे की रणनीतियाँ बनाती है। खास करके विपक्ष कमज़ोर होगा तो बीजेपी चुनाव
जीतने के और करीब जाती जाएगी। यही कारण है जो विपक्ष को डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस चीज़ को ममता बनर्जी ने गलत बताया। उन्होंने कहा जब किसी और की सरकार आएगी तो बीजेपी के साथ भी यही होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में जो है यहाँ पर तो बड़ा बयान निकल कर सामने आया तुर्की का। तुर्की ने साफ कहा है कि फ़िलहाल जो भी इजराइल के साथ संबंध रखता है वो गलत कर रहा है, ख़ास करके फ़िलिस्तीनियों के साथ। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल तमाम वैसे तो अरब देशों ने अब इजराइल से दोस्ती तोड़ दी है और इसका सबसे बड़ा नुकसान इजराइल को भुगतना भी पड़ रहा है। उसकी दोस्तों अर्थव्यवस्था चौपट होती चली जा रही है, कोई उसके साथ बिजनेस करने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ बिजनेस और यहीं तक का नहीं है, सवाल ये भी है दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त हमास को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है और इजराइल के साथ कौन है। तो हमने देखा है ज़्यादातर देश तो दोस्तों फाइनली हमास के साथ ही इजराइल को कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न मैंने आपको बताया था कि फ़िलहाल इस वक्त इजराइल और हमास के बीच की जो दीवार बढ़ चुकी है दोस्तों, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और इस युद्ध को ख़त्म करने की मांग भी कर रहा है अरब देश। लेकिन ये मामला अब कब तक आगे चलेगा ये देखना होगा, क्योंकि फ़िलहाल अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल 24 घंटे के अंदर ही कई वाहन उड़ा डाले। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें इजरायली सेना के ऊपर भीषण बनकर हमास के लड़ाकों ने किया अटैक। दरअसल आपको बताते चलें हमास के लड़ाके दोस्तों इस जंग में बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमास के लड़ाक फिर से एक बार कहर बनकर आसमान से टूटे, इजराइल के कई सैनिकों को ढेर कर दिया। बात है दोस्तों, हमास के लड़ाकों के आगे इजराइल की सेना पूरी तरीके से फेल हो रही है। हमास के लड़ाके जो है वो इजराइल पर भारी पड़ रहा है और इजराइल कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ नहीं पा रहा है। इजराइल के ऊपर दोस्तों हमास की जीत होगी, इजराइल का अंत करीब आ चुका है। इजराइल धीरे धीरे कर जो है दोस्तों अपने आप को ख़त्म करवाने की फिराक में। सीधी सी बात यह है कि हमास और इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। ऐसे में कई ज़मीनों को भी छुड़ा लिया है कल फिर से एक बार हमास ने अपनी इजराइलियों से, और उन लोगों को वहीं पर दोस्तों खान यूनिस में मौत के घाट भी उतार दिया गया कई सैनिकों को, जिसके बाद ये बात तो साफ़ हो गई है कि हमास की ज़मीनों को अपना बनाने की जो कोशिश की जा रही है उसके ख़िलाफ़ है हमास। अब देखना ये भी होगा कि फ़िलहाल आगे चलकर क्या होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला बोले बीजेपी चाहती है कि चुनाव आयोग भी उसके हिसाब से ही चले। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब बीजेपी चुनाव आयोग को लेकर खेल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के बल पर दोस्तों एक अलग ही तरीके के गेम प्लानिंग कर रही है। दरअसल आपको बताते चले चुनाव आयोग को लेकर हमेशा ही सवाल उठते हैं दोस्तों, और अब ऐसे में बीजेपी चुनाव आयोग के साथ भी गेम करना चाहती है। आपको बताते चले लगातार कोशिश की जा रही है कि चुनाव आयोग में अपने लोगों को घुसेड़ दिया जाए ताकि दोस्तों चुनाव निष्पक्ष ना हो सके। वैसे ही दोस्तों पहले ही ईवीएम सर पर बैठी हुई है और अब तो जो है चुनाव आयोग में भी ऐसी नियुक्ति करवाई जाएंगी कि 2 तो सरकार के ही आदमी होंगे, एक विपक्ष का, मतलब 2 और 1। तो आप समझिए दोस्तों, तो जाहिर सी बात है जब 2 लोग सरकार के होंगे तो मेजोरिटी तो सरकार के पास ही होगी, तो विपक्ष का जो आदमी होगा उसका तो कुछ रोल ही नहीं होने वाला है। यही बात राघव चड्ढा ने भी समझाने की कोशिश की संसद में। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फिलहाल बढ़ गई है राहुल गांधी की मुश्किलें। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल ने नया प्लान बनाया है। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था और ऐसा लगता है दोस्तों राहुल गांधी को 2024 के चुनाव के लिए भारत जोड़ो यात्रा 2.0 को जल्द ही निकालना पड़ेगा। आपको बताते चले राहुल गांधी की वो यात्रा लोगों को अभी भी याद है। इस यात्रा में राहुल गांधी ने अपनी पूरी जान झोंक दी थी और राहुल गांधी को लोगों ने पसंद भी किया था। आज भी राहुल गांधी का दोस्तों बयान मुझे याद है, जब वो बारिश गिर रही थी ऊपर से भीगती हुई, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं डरूंगा नहीं बारिश से भी, और बारिश में खड़े होकर उन्होंने, आप समझिए, पूरा बयान दिया था। वो दिन भी कहीं ना कहीं सर्दी के दिन थे और साफ दिखाई दे रहा था कि राहुल गांधी का जो टी शर्ट वाला लुक चला था वहीं से चला था। एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा संजीवनी का काम करेगी राहुल के लिए, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी की छवि तो बदल गई, पार्टी भी मजबूत हो गई, लेकिन अब 2024 के चुनाव से पहले एक रैली निकलना बहुत ज़रूरी है ताकि एक माहौल बन जाए दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटा। केजरीवाल बोले बीजेपी कुछ भी निष्पक्ष नहीं रहने देना चाहती, वो विपक्ष को ईडी सीबीआई से डराती है, चुनाव आयोग में अपने लोगों को जो डाल देना चाहती है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को बीजेपी ने जेल में डाल रखा है, लेकिन उनके खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि देखना मेरी बात सच साबित होगी जब ये लोग
पेश करेंगे तो मैं देखना चाहता हूँ कि इनके पास कौन सा सबूत है जिसके बल पर ये कह रहा है कि भैया जो है संजय सिंह और वो जेल में ही रहेंगे, उनके पास सबूत है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, उन्हें परेशान करे जा रही है ईडी। ये बार बार इल्ज़ाम लगाया है कि